दोस्तों, आप सभी के इस कहानी के 5वें भाग में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के चौथे भाग को अभी तक नहीं पढ़ा है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना। चलिए कहानी का 5वां चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। अंदर घर के गिने चुने लोग जगे हुए थे। विशेष अपनी चटर पटर के साथ डेकोरेशन का काम भी चालू रखे हुए था। आराध्या बस उसी बलून पकड़ाते जा रही थी। विशेष ने एक बलून लगाते लगाते अचानक से रुक गया और वहीं से बोला, वैसे तुम्हारे उस ख्वाबों के सौदागर से तुम्हारा मिलना हुआ या नहीं? नवधा बता रही थी, वो अमेरिका से आने वाला है। आया या वहीं रुक गया? इस बार आराध्या बिना कुछ कहे बस एकटक उसे देखने लग गई। विशेष ने हंसकर अपना काम चालू कर दिया और बोला, तुम्हें देख कर लग रहा है वो नहीं आया। वैसे वो आता तो मैं उसे बेवकूफ़ कहता। पता है क्यों? आराध्या के चेहरे पर चिढ़ के भाव आ गए। उसने उसे इस बार बलून नहीं पकड़ाया और उसे हाथ बांध कर घूरने लगी। विशेष ने हाथ बढ़ाया पर उससे कुछ नहीं मिला तो उसने उसे फिर से देखा और अपनी बात समझाते हुए बोला, अरे अमेरिका जैसी कंट्री में सेट होने को मिल रहा है। वो इंसान यहाँ इंडिया आकर बस जाए तो बेवकूफ़ ही रहता ना। आराध्या ने पहली बार अपना मुँह खोला। आप सब लोगों की प्रॉब्लम क्या है? इस देश के कारण हम लोगों की पहचान है और उसका अपमान करना, और आप जैसे लोग भूलते भी नहीं। विशेष अब नीचे उतर आया और अपना मत रखने के लिए कुछ बोलता उससे पहले ही दरवाज़ा बड़बड़ा उठा। रुद्रांश भागकर आराध्या के पास पहुंच गया और जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगा। विनीता जो अभी भी कॉफ़ी लेकर आई थी वो कॉफ़ी रख कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। विशेष और आराध्या एकटक उस दरवाजे की तरफ देखने लगी थी। नवधा घर में अब ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो रुद्र के जाने के बाद से ही दरवाजे पे खड़ी थी। तभी उसके घर के बाहर एक पुलिस जीप रुकी थी। सब इंस्पेक्टर शेखर बाहर निकलकर हवेली के मेन दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई और इधर नवधा का अनजान नंबर से फ़ोन बज उठा। उसने डरते हुए फ़ोन उठाया और फ़ोन पे आवाज़ सुनने से थोड़ी राहत आई, पर थोड़ी देर बाद चिंता भी हुई। फ़ोन पे शिवांश था। हेलो, सॉरी मैं घर नहीं आ पाया और फ़ोन भी नहीं लगा पाया। वो एक्चुअली मुझे इमरजेंसी आ गई थी तो मुझे बाहर गांव जाना पड़ गया, पर मुझे अचानक से ऐसा कुछ मालूम पड़ा है जो सिर्फ तुम्हें बता सकता हूँ। बस इसी कारण शेखर को तुम्हें लेने भेजा है। हो सके तो बिना किसी को कहे जल्दी से घर के बाहर आ जाओ। वो वहीं बाहर खड़ा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? और इतनी रात को ऐसी क्या है इमरजेंसी आ गई कि सिर्फ मुझे बताना है? आप समझ रहे हैं मैं अकेली इतनी रात को किसी के भी साथ कैसे निकल सकती हूँ? आप कारण तो बताइए, मैं घर में से किसी को साथ लेकर आ जाऊँगी। अरे यार, घर में किसी को बता के परेशान मत करो। तुम्हें अकेले शेखर के साथ नहीं आना है। फीमेल ऑफिसर भी हैं। बस तुम जल्दी निकलो प्लीज़, बात को समझो। नवधा का मन घबरा उठा। वो आज तक ऐसे अकेली किसी के साथ नहीं गई थी और ऐसे में किसी के साथ भी निकल जाना, वो भी रात को 12 बजने को आ गए थे। तब उसने दिमाग पे बहुत जोर लगाया, पर उसने सोचा रुद्रांश जगा हुआ है, कम से कम वो उसे तो साथ लेके जा ही सकती है। और वो एक बड़ी हवेली के अंदर दी चुपचाप घर से बाहर निकली और शेखर को रुकने का इशारा कर आराध्या के घर की तरफ बढ़ गई। रुद्रांश घर के अंदर घुस आया और उसने देखा पूरा घर सजाया हुआ था और आराध्या के एकदम नज़दीक एक लड़का खड़ा था। रुद्रांश को शिवांश की बात याद आई। उसके मुंह से अनजाने में ही निकल गया, तो इस अनजान गेस्ट के लिए इतना डेकोरेशन लगता है, ये सच में बहुत स्पेशल है। विशेष पलट गया और उसे देखकर बोला, सही कहा, मेरे नाम का मतलब ही स्पेशल है। वैसे आप कौन हैं जो इतनी रात को किसी के घर आकर इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहे हैं? तभी रुद्रांश को शिवांश का ध्यान आया। वो आराध्या, सुबह इतनी इमरजेंसी में तुम्हारी शिवांश भैया से क्या बात हुई? वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं। भाभी बहुत परेशान हो रही हैं। आराध्या कुछ कहती उससे पहले ही विशेष ताली बजाकर जोर से बोल उठा, वाह वाह धोखेबाज वाह, तो आपने साबित कर दिया दुश्मन टीम ही आपकी खास है, हम कुछ नहीं। आराध्या उससे कुछ कहती उससे पहले ही रुद्रांश बोल उठा, मेरे भैया दुश्मन?
आराध्या, तुम हम लोगों के परिवार के खिलाफ खड़े हुए लोगों को ही चूज करना पसंद कर रही हो। आखिर ये सब इसलिए क्योंकि मैं पीछे हट गया। आराध्या को जैसे बोलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। विशेष ने फिर से जवाब दिया, आप कौन होते हैं आराध्या को उसकी पसंद नापसंद पर उंगली उठाने वाली? ये उसका खुद का हक होना चाहिए। उसे किसी चूज़ करना है या किसी नहीं। सच में मैं कोई भी नहीं हूँ, पर कम से कम मेरे परिवार वालों का तो ये सोचिए, उनके साथ ही रही है ना बचपन से। तुम्हें तुम्हारे परिवार वाले क्यों तुम्हारे परिवार वाले कोई स्पेशल हैं ये, या ये उनकी नौकर है? देखिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ये आराध्या और मेरे बीच की बात है। आराध्या एकदम से चिढ़ गई थी। वो चिल्लाकर बोल पड़ी, एक मिनट चुप रहोगे दोनों? अगर दोनों को ही हक नहीं है, आप दोनों को ही हक नहीं है मेरे बारे में फैसला लेने का। समझी, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं चाहे जो फैसला करूं। मेरे लिए आप दोनों बहस ना करें तो बेहतर है। और रही बात दुश्मनी की, तो रुद्रांश ये ठाकुर ख़ानदान के दुश्मन नहीं है। और विशेष जी, ये भी अपनी मर्जी मुझ पर थोप नहीं सकते हैं। तभी सबको फ़ोन बजने की आवाज़ आई और सामने नवधा भी खड़ी दिखाई दी। सब देखते रह गए। नवधा भी, उसका सगा भाई यहाँ पड़ोस में था और उसे मालूम भी नहीं था। विशेष ने थूक गटका और बस इतना ही बोल पाया, हैप्पी बर्थडे नवधा। वो सोचा तुम्हें सरप्राइज़। उसके चेहरे पे गुस्से की लकीरें आ गई थी और अचानक से उसे शिवांश वाला माजरा भी समझ आ गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने शिवांश का फ़ोन काट दिया था उस सरप्राइज़ के कारण। ना तो उसका भाई उससे मिलने आया और ना ही उसके पति ने उसका फ़ोन उठाया और अपनी सलामती की कोई खबर नहीं दी। दिन भर से परेशान सी हो उठी थी। रह रह कर उसके दिमाग में कितने उल्टे सीधे ख्याल आए थे। अब उसका गुस्सा एक साथ फट पड़ा। भाड़ में जाए ऐसा बर्थडे सरप्राइज़। और वो पलट गई थी और तेज़ी से हवेली की तरफ चली गई थी। शेखर ने उसे चलने के लिए कहा तो गुस्से में बोली, तुम्हारे साहब को बोल देना अकेले देख ली जो भी माजरा है। और ख़बरदार, जो घर में आकर मुझे मनाने की कोशिश भी की तो एक तो ऐसी ड्यूटी ले रखी है और ऐसे में ऐसे लोगों से झगड़े मोल लिए हैं कि, और उस पर ऐसी हरकत। और वो हवेली में घुस गई। तुम्हारे कारण पूरा बर्थडे सरप्राइज़ का मज़ा बिगड़ गया, मानो या ना मानो। ये बहुत बड़ी पनौती है। विशेष ने रुद्रांश को देखते हुए आराध्या से कहा, बर्थडे सरप्राइज़ मेरे कारण? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो बस आराध्या को शिवांश भैया के बारे में पूछने आया था। तुम आते नहीं तो मैं नवधा को कैसे भी मना लेता, पर तुमने तो पहले ही मुझे किरकिरा कह दिया। आराध्या को उन दोनों की चिंता नहीं थी। उसने जाते जाते नवधा के चेहरे पे परेशानी और गुस्सा देखा था। वो नहीं चाहती थी कि नवधा का बर्थडे बिगड़ जाए। पीछे रुद्रांश और विशेष की बहस फिर बढ़ने लगी थी। वो अब पूरी तरह परेशान हो उठी थी। उसने फिर से उन दोनों के बीच में बोला था, तुम दोनों एक मिनट के लिए चुप नहीं रह सकते क्या? और विशेष ही, आप अपनी बहन को खुश करना चाहते हो या उसे गुस्से में ही रहने देना पसंद करोगी? अब क्या, अब तो लगता है वो इंस्पेक्टर साहब बाजी मार लेंगे। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो भी फेल हो गए हैं। आपकी तरह आप दोनों ने बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट दे दिया है बर्थडे शुरू होने से पहले ही, पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। पूरा दिन पड़ा है। बस मुझे आप लोगों की कुछ मदद चाहिए। नवधा सुबह से ही थोड़ा गुस्से में थी। हालांकि सुबह सुबह अमरनाथ जी और अनुपमा जी ने उसे जन्मदिन की बधाई दे दी थी और मंदिर भी जाकर आए थे। शिवांश भी शेखर का संदेश सुन घर लौट आया था, पर जब तक वो आया नवधा सो गई थी। कम से कम शिवांश को तो यही लगा था। सुबह होते ही वो कुछ कहता उससे पहले ही वो दादी और अनुपमा के साथ मंदिर भी चली गई थी। घर आकर शिवांश उससे बात करने के लिए जैसे ही इसके पास आता, वो वहाँ से कोई काम का कहकर दूर हट जा रही थी। अनुपमा को भी समझ आ गया था कि वो किस बात पर नाराज़ है और उसने उससे पूछने की कोशिश भी की थी, पर उसने मुस्कुराकर उनकी बात को टाल दिया था। पर अमरनाथ जी, अनुपमा और शांति देवी उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने सुबह के खाने के वक्त
विशेष को घर में आते देखा। जहाँ वो लोग उसे देख खुश हुए, वहीं नवधा एक नज़र विशेष पे डाल गुस्सी सी वहाँ से सीधे रसोई में चली गई। और अब अनुपमा कुछ और कहती उससे पहले आराध्या वहाँ आ गई थी और रुद्रांश की तरफ देखने लगी थी। और आखिर रुद्रांश ने उन्हें पूरी बात बताई और साथ ही आराध्या के प्लान के बारे में भी। और आराध्या के प्लान के बारे में सुन एक बार अमरनाथ और शांति देवी सोच में पड़ गए थे, पर अनुपमा भी आराध्या के सुझाव को सुनकर खुश हो गई थी। और कुछ एक बातें करने के बाद अब सब लोग आराध्या की इस गिफ्ट को तैयार करने में लग गए थे। दोपहर तक नवधा घर से बाहर निकली नहीं थी और बाहर अलग ही तैयारियां चल रही थी, जिसका नवधा को जरा भी ध्यान न था। वो तो खाना खाने के बाद सीधा अपने कमरे में चली गई थी और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था और बिस्तर पर लेट गई थी। आज वो शायद सच में नाराज़ थी, क्योंकि कल के दिन रह रह कर उसके दिमाग में कई उल्टे सीधे ख्यालों ने जन्म लिया था। ब्रिज और केसी की धमकियों के कारण से पल में लगता था कि शिवांश किसी खतरे में तो नहीं पड़ गया। और ऐसे में उस बात को मजाक तक ले जाना उसे सहन नहीं हुआ था। अपने भाई से भी नाराज़गी अभी तक बनी हुई थी, हालांकि थी इंसान ही। उसे लग रहा था कोई ना कोई तो उसे मनाने आएगा, पर कोई नहीं आया और वो सोचते सोचते नींद के आगोश में चली गई थी। ऐसा नहीं था कि किसी को नवधा की परवाह नहीं थी। सबको मालूम था कि उसका मूड ठीक नहीं है, पर अब उसने उसकी इस खास तोहफे को देने के लिए उसकी ख़राब मूड को थोड़ी देर वैसे ही रहने दिया था और उस अनोखे तोहफे को देने के लिए भिड़ गए थे। दोपहर ख़त्म होने को आई थी, वो नीचे उतर कर आई थी और अचानक से उसे आराध्या के घर के पास से बैंड बाजों की आवाज़ आई थी और वो चौंक कर बाहर निकल गई। एक पल लगा आराध्या के घर पर फिर से कोई नौटंकी नहीं हुई हो। नवधा ने आराध्या से बातों बातों में कई बार अपने एक शौक़ का जिक्र किया था। वो उनसे सिर्फ आराध्या को ही बताया था। वो फोक डांस का शौक़ रखती थी शादी के पहले। हाँ, छोटे छोटे प्रोग्राम्स रखते थे। वो उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। नृत्य, नाटिका और लोक नृत्य में हिस्सा लेने के अलावा वो छोटे छोटे बच्चों को भी डांस सिखाती थी। और एक बार उनके कस्बे के ही नवरात्रि के उत्सव के उस वक्त उसने जो 9 देवियों का रूप नृत्य के रूप में बताया था, उससे ही प्रभावित होकर शांति देवी ने उसके परिवार वालों से शिवांश के लिए उसका हाथ मांगा था। और इतने अच्छे खानदान से रिश्ता आते ही उसकी चटमंगनी पट ब्याह हो गया था। पर उसके बाद से ही उसका नाटक और डांस से रिश्ता छूट गया था। आराध्या ने रुद्रांश और विशेष को उसके लिए एक डांस एकेडमी खोलने के बारे में भी सुझाव दिया था। बस पहले उसके परिवार वालों से बात करनी जरूरी थी। और आखिरकार कुछ एक दायरों को बांधने के बाद अमरनाथ और शांति देवी भी उसके लिए तैयार हो गए थे। अमरनाथ जी और शांति देवी ये नहीं चाहते थे कि वो घर से दूर जाए और वो सिर्फ बच्चों और बड़ी लड़कियों के लिए इस क्लास को चालू कर सकती है। बाकी कोई बाहर का आदमी उसकी क्लास में नहीं आएगा। और उसका हल भी आसानी से निकल गया था। एक ज़मीन जो उनकी और आराध्या के घर के बीच में खाली पड़ी थी, वो ज़मीन थी अमरनाथ जी की ही, पर वो रुद्रांश के नाम से ली हुई थी। और रुद्रांश इस ज़मीन को नवधा की अकेडमी को देने के लिए तैयार हो गया था। और दूसरी तरफ आदमियों के आने का सवाल था ही नहीं, क्योंकि मामला क्लासिकल और लोक नृत्य से जुड़ा हुआ था, जिसे गांव के आदमी ज़्यादा रुचि रखना पसंद करती ही नहीं थी। बस अब वहाँ दीवार खड़ी करनी बाकी थी। पर इस अनोखे तोहफे की नींव तो आज ही रखनी थी। आनन फानन उन्होंने कुछ पंडितों को बुलवाया और कारीगरों को भी, जिससे छोटी सी दीवार का ढांचा तो खड़ा किया जा सके। अब रुद्रांश यहाँ खाली ही बैठा हुआ था। उसके ऑफिस का काम रात को होता था, तो उसने उस काम की जिम्मेदारी खुद ले ली थी। और दोपहर तक ये दीवार के साथ साथ वहाँ बर्थडे का डेकोरेशन भी चालू हो चुका था। और दीवार के सामने ही एक मंच तैयार कर दिया गया था। बैंड बाजों की आवाज़ के कारण नवधा घर से निकली ही थी और जैसे ही उसने उधर की तरफ
झांका। उसी एक झटके से अनुपमा और दादी अपने साथ लेकर उधर की तरफ चल दी थी। उन लोगों के कारण वो कुछ विरोध भी नहीं कर सकी थी और उस खाली ज़मीन पे कदम रख वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस मंच पर आराध्या और गिरिजा का एक डांस शुरू हो चुका था। चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बन बन के मैंने डोरी से बन बन के टुकड़ा टुकड़ा सा एक सपना बनाया। टुकड़ा टुकड़ा सी के एक सपना बनाया। इस सब में रुद्रांश की आंखें एक बार फिर आराध्या पे ठहर गई थी। उसकी नाचने का अंदाज हमेशा से ही उसे दीवाना कर देता था, पर अभी अभी हुई बातों के कारण वो आराध्या से कोई पहल नहीं कर पा रहा था। वो बस उसे एकटक देखे जा रहा था। आराध्या की नज़रें एक बार रुद्रांश से मिली, जो उसे ही देखे जा रहा था। उसने झट से अपनी नज़रें फेर ली और गिरिजा दोनों साइड में हट गई। दीवार से एक पर्दा खुला और उस पर सपनों की दुनिया नवधा डांस एकेडमी लिखा हुआ था। सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर खुशी से बोल उठे थे, हैप्पी बर्थडे नवधा भाभी। नवधा की आंखों में आंसू आ गए थे। नवधा को उम्मीद नहीं थी उसके सपनों का महल फिर कभी पूरा हो पाएगा। शादी तय होने के बाद से ही उसे उस रिश्ते में कोई कमी नजर नहीं आई थी। सब कुछ था, प्यार करने वाला पति, माँ पिता जैसे ही सास ससुर, बहन जैसी ननद, और सब एकदम परफेक्ट भी थे। बस एक कमी थी, उसे अपना एक सपना कुर्बान करना पड़ेगा। ये सोचकर वो थोड़ी सी उदास हो गई थी, पर उसे पता था वो कहीं पर भी जाएगी तो उसका ये सपना ज़रूर टूटेगा। इसी कारण उसने उस उम्मीद को तोड़ उस सपने को नकार दिया था। पर उसका सपना पूरा हो रहा था और वो भी इतनी जल्दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे सचमुच बहुत अच्छा परिवार मिला था। वो रो पड़ी थी और पास ही खड़ी अनुपमा के गले लग गई थी। उसको उसके बर्थडे का एक यादगार तोहफा मिल गया था। अनुपमा ने उसके सिर पे हाथ फेरा तो वो बोल पड़ी, मुझे नहीं लगता आज तक मुझे इससे अच्छा गिफ्ट कभी मिला है। थैंक यू माँ, मैं चाह कर भी मेरा ये जन्मदिन कभी भूल नहीं सकती। शिवांश से नवधा सुबह से बात नहीं कर रही थी, तो अब शिवांश ने भी मौके का फ़ायदा उठाया और जल्दी से उसके पास आकर बोल उठा, तो आखिरकार इस बर्थडे को यादगार बना ही दिया ना। नवधा अब भी शिवांश से गुस्सा थी। वो कुछ नहीं बोली, पर रुद्रांश बीच में ज़रूर बोल दिया था, आपने कहाँ यादगार बनाया? आपने तो बर्थडे शुरू होने से पहले ही भाभी को टेंशन दे दी थी। ये तो अच्छा हुआ कि आराध्या ने ऐसे गिफ्ट की पहल की और बात संभाल ली, नहीं तो आज तो भाभी का किसी से भी बात करने का कोई मूड दिखाई नहीं दे रहा था। ये सुन नवधा आराध्या को देख के उसके पास चली गई और उसके हाथों को पकड़कर बोली, थैंक्स, तुमने सच में मेरी ज़िंदगी में एक बहन की कमी दूर कर दी है। आराध्या ने हल्की से मुस्कुराकर कहा, मैंने तो बस सुझाव दिया था, उसे अमल करना और इतना जल्दी उस सुझाव को आकर देना तो बाबा और रुद्रांश के कारण ही तो हो पाया है, नहीं तो मैं कहाँ कुछ कर पाती थी। अब अमरनाथ उन दोनों के पास आ गए थे और आराध्या को देखकर कहा, किसी भी बात की पहल करना यही सबसे बड़ा कदम होता है और मुझे खुशी है कि तुमने नवधा के सपनों को समझा और हमारे दिमाग में भी उस पहलू को बिठाया। सच में आराध्या, मेरी एक बहू तो पहले से समझदार है, पर मैं तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बना पाया। उस बात का अफसोस ज़िंदगी भर रहेगा। रुद्रांश और आराध्या की नज़रें झुक गई थी, पर विशेष ने बीच में ही बात छेड़ दी, क्या है? वैसे तो बीच में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों के कारण ही मेरे और जीजा जी के सरप्राइज़ का मज़ा ख़राब हो गया और हमारी कंपटीशन भी फेल हो गई। पर अंकल, रुद्र और आराध्या को लेकर प्रॉब्लम क्या है? ये दोनों तो एक दूसरे से शादी करने वाले ही थे ना। मुझे तो शादी में यही मालूम पड़ा था। इस बार सबकी बोलती बंद हो गई थी। शिवांश ने विशेष को घूरा, पर तब तक गिरिजा ने तुरंत बात बदल डाली, अब ये सब बातें बाद में, ये इतना टेस्टी केक खाने का अब और वेट नहीं कर सकती। भाभी, आपको आपका सरप्राइज़ तो मिल ही गया है ना, फिर चाहे वो किसी ने भी दिया हो, अब आप जल्दी से केक काटने की कृपा करेंगी। और आराध्या भी जल्दी से उसे केक के पास लेकर चली गई और थोड़ी सी नाराज़गी और उदासी के बीच भी
उस एक छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन ने सबके चेहरे पे हंसी ला दी थी। शाम को शिवांश ने नवधा को बाहर लेकर जाने को कहा, जिसके लिए सबने हाँ कह दी थी, पर नवधा ने ही मना कर दिया और वो किचन में मदद करने चली गई थी। हालांकि वहाँ उससे कोई काम नहीं करवाया गया था, पर वो फिर भी वहाँ से बाहर नहीं निकली थी। अनुपमा और गिरजा ने उसे कई बार बोल दिया था वो शिवांश के साथ चली जाए, पर वो टस से मस नहीं हुई थी। विशेष और शिवांश दोनों ही अभी तक नवधा को मना नहीं पाए थे। दोनों हॉल में अलग अलग होकर बैठे थे। आराध्या एक बार फिर उस ठाकुर निवास में आ जा रही थी। इसी कारण सबके चेहरे पे थोड़ी राहत थी। रुद्रांश ने जब देखा कि आराध्या सच में उसके परिवार के लिए कितनी खास बन गई है, तो उसे खुद पर और ज़्यादा शर्म आने लगी थी। वो चाह कर भी आराध्या को मना नहीं कर पा रहा था। इस कारण वो चाह कर भी आराध्या को मना नहीं पा रहा था। इस कारण उसे उसके भाई पर भी तरस आ रहा था, जो सुबह से नवधा से बिना बात किए बैठा हुआ था। और फिर उसने हिम्मत करके अपने भाई को इशारा किया और उसे अपनी कमरे में लेकर चला गया। उधर आराध्या और गिरिजा की भी इशारों से बातें शुरू हो चुकी थी। वो लोग पहले भी नहीं चाहते थे नवधा ज़्यादा देर तक शिवांश से नाराज रही। इस कारण उन दोनों में थोड़ी खुसर फुसर चालू थी और थोड़ी देर बाद वो दोनों शिवांश को ढूंढते हुए रुद्रांश के कमरे में जा पहुँचे थे। आराध्या कमरे में पहुँचती ही दरवाजे पर से ही शिवांश को बोल उठी, भैया आपसे बात करनी थी, आप 1 मिनट बाहर आ सकते हैं। रुद्रांश भी वहीं से बोल उठा, मैं भी कुछ खास बात ही कर रहा हूँ, तो तुम बाद में अपनी बात कर लेना, अभी इधर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर है। आराध्या को रुद्रांश से जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। वो चुप हो गई। रुद्रांश शायद शिवांश से कुछ कह रहा था, तो उसने अपनी बात चालू रखी, सीरियसली भैया, वहाँ फॉरेन में किसी को खुश करने का ये सबसे बेस्ट आइडिया है। आप एक बार अप्लाई करके देखो, हो सकता है भाभी मान जाएं। ये सुन गिरजा झट से बोल उठी, हम भी इसीलिए ही यहाँ आए थे। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि भाभी ज़्यादा देर भैया से नाराज़ रहें। वैसे कौन सा तरीका बता रहे हैं आप? हमें भी बता दीजिए ताकि हम भी बता सकें कि वो भाभी को पसंद आएगा या नहीं। रुद्रांश ने थोड़ा अटक कर कहा, यह हम आदमियों के बीच की बात है, तुम लोग बीच में ना पड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी जाओ यहाँ से। आराध्या बिना उससे नज़र मिलाए फिर से बोली, आदमियों के बीच की बातें ही औरतों को अक्सर पसंद नहीं आती। हम चले जाएंगे, पर अच्छा ये रहेगा आप लोग अपने प्लान में अपनी सहूलियत ना देकर भाभी की इमोशंस का भी ख्याल रखना। वैसे मुझे नहीं पता आप लोगों के बीच क्या बात तय हुई है, पर अगर छोटे और सिंपल तरीके से भैया अपने हाथों से उनके लिए रूम डेकोरेट कर दें, उन्हें एक छोटा सा तोहफा देकर अच्छे मूड में दिल से माफ़ी मांग लेंगी, तो भाभी को मनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कहीं ज़्यादा कुछ करने के चक्कर में आप भाभी की नाराज़गी और ना बढ़ा दो। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। रुद्रांश उसे देखता रह गया। शिवांश को भी उसकी बात में दम लगा, क्योंकि नवधा ने उनके रिश्ते में हमेशा एक सादगी पसंद की थी। वो छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, और उस पर रुद्रांश का आइडिया उसे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था। नवधा उन बातों से मान भी जाएगी। इस कारण उसे आराध्या के प्लान के साथ जाना ज़्यादा सही लगा। हालांकि रुद्रांश का आइडिया भी बुरा नहीं था, पर भारत के कल्चर के कारण उसे थोड़ा शक हो रहा था। इस कारण वो इस प्लान के साथ जाना नहीं चाह रहा था। उसने चुपचाप रुद्रांश की बातें सुन ली थी, पर मन में आराध्या के तरीके की प्लानिंग करने लग गया था। नवधा खाना परोस रही थी। विशेष ने सबके सामने कान पकड़कर उससे माफ़ी मांग ली, और थोड़ा सा गुस्सा दिखाने के बाद वो उससे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकी थी, और एक शर्त पर उसे माफ़ कह दिया था कि वो अब जब तक इस गांव में है उसके साथ इसी हवेली में रहेगा। विशेष उस गांव में एक फैक्ट्री के सेटअप के लिए आया था, और साथ ही साथ शिवांश और उसकी कुछ आपसी बातें भी थी। उस कारण वो
उस कारण वो अगले 2-3 महीने में ही रुकने वाला था, पर नवधा के घर इतने दिन रुकना उसे अजीब लग रहा था। इस कारण उसने फैक्ट्री की ज़मीन के पास ही एक घर किराए से ले लिया था और नवधा को सरप्राइज़ देने के कारण वो आराध्या के यहाँ रुक गया था। पर नवधा के इतनी कहने के बाद वो उस घर में रुकने को तैयार हो गया था। विशेष की चिंता तो दूर हो गई थी, पर शिवांश आज भी डाइनिंग टेबल से गायब था। नवधा के मन में अब गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अमरनाथ जी के उठने के बाद नवधा खाने पे बैठी ही थी कि गिरिजा ने इसके कान में कहा, वो आराध्या रुद्रांश भैया को लेकर फिर से चिंता में आ गई है। कुछ बहस हो गई है दोनों में। आपकी कमरे में बिठा कर आई हूँ दोनों को। एक बार जल्दी चलिए प्लीज़। आराध्या और रुद्रांश की बहस का सुन वो बिना सोचे समझी तुरंत ही वहाँ से उठ के चली दी और कमरे में घुसी ही थी कि बाहर से दरवाज़ा बंद हो गया और अंदर से हल्की सी रोशनी दिखने लग गई। सोफे के पास ही एक टेबल पर सिर्फ एक मोमबत्ती और खाना रखा हुआ था और फिर एक और डिम लाइट चालू हुई और शिवांश ने पीछे से उसकी कमर में हाथ डाल लिए थे और कान में फुसफुसा कर कहा, आई एम सॉरी। नवधा ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया और पलट कर बोल उठी, किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं आप? अपनी एक सरप्राइज़ देने के चक्कर में आपने कितना परेशान कर दिया था मुझे। दिन भर दिमाग में उल्टे ख्याल और उसमें आधी रात को किसी और आदमी के साथ घर से जाना। क्या क्या ख्याल आए हैं दिमाग में, कुछ सोचा भी है आपने, पर आपको परवाह क्यों होगी? आपको मेरे बर्थडे से ज़्यादा भैया से रेस में जीतना था ना। वो तो अच्छा हुआ मैंने माँ बाबा को नहीं उठाया, नहीं तो क्या हाल होता माँ का, आपने सोचा है? शिवांश चुपचाप सुनता रहा और फिर कान पकड़ कर ज़मीन पे घुटनों के बल बैठ गया और फिर से बोल पड़ा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे सच में नहीं लगा था मेरे एक कदम से तुम इतना दुखी हो जाओगी। और वो कान पकड़कर ऐसे ही बैठा रहा। नवधा के मन में गुस्सा फूट रहा था, पर वो शिवांश को ऐसे भी नहीं देख सकती थी। वो चुपचाप उसके पास चली गई और उसके पास में बैठकर उसके सीने पे सिर रख दिया था। उसे एक बार फिर से रोना आ गया था। उसका गुस्सा अब आंसुओं के साथ बहता जा रहा था। शिवांश ने आराध्या को मन ही मन धन्यवाद दिया और नवधा का सिर चूम लिया और धीरे से इसके कान में बोला, बहुत भूख लगी है, माफ़ करो या ना करो, मेरे साथ खाना तो खा ही सकती हो। नवधा ने आंसू पोंछे और फिर से शिकायती लहजे में कहा, नीचे क्यों नहीं आए खाना खाने? वहाँ सबके सामने तुम मेरे साथ खाना नहीं खाती थी, हो सकता है यहाँ भी नहीं खाऊं। इस बार शिवांश को मस्खरी सूझ गई, मत खाना, पर यहाँ भूख मिटाने की और भी ऑप्शन है। और उसने उसकी साड़ी को कंधे से सरकाने की कोशिश की। इस बार नवधा की आंखें फैल गई, वो शर्म से लाल हो गई थी, पर उसने अपने आप को संभालते हुए बोला, आपको भूख लगी हो या ना हो, मुझे तो लगी है। कल रात से ठीक से खाना भी नहीं खाया है, सिर्फ और सिर्फ आपके कारण। तो मैं भूखी रहूँगी नहीं और थक भी बहुत गई हूँ, तो खाना खाकर सीधा सोना पसंद करूँगी, समझे? और उसने फिर से शिवांश को धक्का दे दिया और टेबल की तरफ बढ़ गई। शिवांश मुस्कुराकर उसके पीछे आ गया और दोनों ने साथ में खाना खाना शुरू कर दिया था। और जैसे आराध्या ने कहा, नवधा बहुत जल्दी शांत हो गई। खाना खाने के बाद नवधा हाथ मुँह धोकर सच में बिस्तर पे जाकर कंबल ओढ़ कर लेट गई थी। शिवांश का मन छोटा हो गया था, पर फिर उसे तोहफे की याद आई और उसने पॉकेट से एक सोने की चेन और पेंडल निकाला और उसके पास जाकर उसे उठाते हुए कहा, तुम आज रात को दूध लाना भूल गई हो, शायद नीचे बाबा को भी देना भूल गई हो। आज मेरी इच्छा नहीं है। आपको पता है आज घर में किसी ने मुझसे कोई काम नहीं करवाया है, तो आपको लगता है माँ अब दूध देने के लिए मेरा इंतज़ार करेंगी। तो अब आप भी चुपचाप सो जाओ या जाकर अपनी लाडली बहन से ले लो, जिसने आपके प्लान में आपका साथ दिया है। मुझे इस कमरे तक लेके आ गई। वो प्लान आराध्या का था, उसका नहीं, और वो तो अब तक अपने घर चली गई होगी। नवधा एक बार फिर गुस्सा होने का नाटक करते हुए बोली, ओह, यहाँ पर भी आराध्या, सच में आप भी? वो अब फिर से बैठ गई थी।
शिवांश उसके पास बैठा और बोला, अब क्या करें, हम वर्दी वालों को इतनी अकल कहाँ कि लेडीज़ को कैसे मनाया जाए। वो तो भला हो आराध्या का जो बचपन से ही सही सलाह दे देती है, नहीं तो रुद्र तो आज फंसा ही डालता था। क्या अब ऐसा क्या कर दिया रुद्रांश भैया ने। शिवांश ने उसकी गली में धीरे से चैन डाल दी थी और उसकी गले पे किस कहते हुए बोला, बता दूंगा तो होश उड़ जाएंगी, इसीलिए उस बात को यहीं रहने दो। और उसको अपने आगोश में लेने की कोशिश की। नवधा फिर से अपने अंदाज में आ रही थी। वो उसे धक्का देने की कोशिश करते हुए बोली, क्यों, ऐसा क्या बोल दिया आपने। आपके प्यारे भाई ने खुद तो वहाँ कांड करके आ गए हैं, अब आपके कान भी भर रहे हैं क्या। आपके पूरे घर में एक वही सबसे कम समझदार दिखते हैं मुझे, जो आराध्या जैसी लड़की को छोड़कर बैठे हुए हैं। अब शिवांश फिर से संभल गया। वो अपने भाई के पीछे अपने मूड को ख़राब नहीं करना चाहता था। उसने बात पलटते हुए कहा, तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा, वो तो बताया नहीं और रुद्रांश की बातें लेके बैठ गई हो। नवधा ने अपने गले में देखा। उस लॉकेट पर दिल का एक बहुत सुंदर डिजाइन था और उसके बीच में एक कपल का हार्ट जैसे सिंबल ही था। वो कुछ नहीं बोली, बस उस लॉकेट को देखती रही। इस बार शिवांश ने उसके गले के थोड़ा नीचे पीठ की शुरुआत पर अपनी होंठ लगा दिए थे। वो थोड़ा सा सिहर गई, पर उसने फिर से सोने का नाटक कहते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है और जब तक बताओगे नहीं। रुद्र भैया ने आपसे क्या कहा, मेरे पास मत आना। ऐसा कहकर उसने कंबल में फिर से सिर छुपा लिया और मुस्कुरा पड़ी और धीरे से उस पेंडल को एक किस करके आँखें मूंद ली। शिवांश फिर से रुद्र की बात के कारण फंस गया। वो कुछ नहीं बोल पाया। वो उसके पास से उदास सा होकर लेट गया। थोड़ी ही देर में नवधा ने उसके पीछे से उसके बगल में हाथ डाल लिए थे और उसे कसकर जकड़ लिया था। उसका सिर उसकी गर्दन पे सिमट गया था। शिवांश उसका पूरा शरीर अपनी पीठ में महसूस हो रहा था। उसने करवट बदल ली और मुस्कुरा पड़ा और दोनों के लब आपस में मिल गए और थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे में पूरा सिमट गए थे। और इस बार नवधा का बर्थडे उसके जीवन का सबसे ज़्यादा यादगार बर्थडे बन गया था। कुछ कानूनी कार्यवाही के बाद नवधा की डांस एकेडमी का काम शुरू हो गया था। रुद्रांश खुद ही उसकी एकेडमी का काम देखने लग गया था, साथ ही साथ अपने काम पर फोकस भी कर रहा था। मेल चेक कहते कहते उसकी नज़र केसी की आए हुए मेल्स पे पड़ी, जिसे रुद्र ने चेक नहीं किया था। कुछ देर सोच कर उसने उन पर क्लिक कर दिया था। उसमें फिर से उसकी और केसी की वही फ़ोटोज़ थी जो क्लब में खींची गई थी और केसी ने उन फ़ोटोज़ के साथ उसे बड़े बड़े मेल छोड़े हुए थे, जिसमें उसकी प्यार की कदर न करने की और उसे धोखेबाज की उपाधि भी दी थी। उसकी ज़िंदगी तबाह करके चैन से बैठने के बाद रुद्रांश और उसके परिवार ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये साफ तौर पर आखिरी मेल तो धमकी जैसा ही दिख रहा था, जो कल रात ही भेजा दिख रहा था। उसको पढ़कर वो ज़्यादा चौंक गया था, जिसमें उसने उसके लिए लापरवाहों और गलत जगह फंसाने का आरोप लगाया था और उसे 2 हफ्ते का टाइम दिया था सब कुछ सही करने के लिए, नहीं तो उसने सीधे उसे मोलेस्टेशन केस में फंसाने की धमकी दी हुई थी। उसको समझ नहीं आया वो क्या करे। उसका तरीका चाहे गलत हो, पर वो तो गलत नहीं थी। उसने उसके साथ गलत ही तो किया था। वो खुद को उस दिन संभाल क्यों नहीं पाया। वो फिर से अपने दिमाग पे जोर देने लग गया। वो कर भी क्या सकता था। और फिर उसकी नज़र आराध्या पे गई थी, जो चुपचाप उसके सामने से हवेली की तरफ बढ़ गई थी। उसे देखते ही एक एक करके अतीत की सब याद फिर से घूमने लगी थी। अब वो उससे पहले की तरह मिलती ही नहीं थी। पहले वो अकेले बैठा रहता था तो वो भाग कर उसके पास आ बैठती थी, पर अब ब्रिज वाले हादसे के बाद से उसने एकदम दूरी बना ली थी। खैर, उसे ये सोच के राहत भी मिली थी
कि अब वो उसकी कैद से आज़ाद हो गई थी और किसी ने अनजाने में ही सही उसको एक बड़ी मुसीबत से आज़ाद कर दिया था। पर उसके दिमाग में फिर से एक गिल्ट पैदा होने लगा था। क्या उसने किसी के साथ सही किया? उसे आराध्या को ब्रिज के साथ बंधना अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसके दिमाग में एक बार भी तो किसी को लेकर ये परवाह हुई ही नहीं थी कि आराध्या नहीं, पर केसी तो ब्रिज के चुंगल में फंस गई थी, जबकि वो उसे यहाँ अपनी जिम्मेदारी पे लाया था और उसके कारण उसकी शादी एक जाहिल इंसान से हो चुकी थी। सच में वही तो जिम्मेदार था उसकी इस हालत का, और उसने फिर से अपना सिर पकड़ लिया। उसने तो शादी के बाद से एक बार भी उसके बारे में जानना ज़रूरी भी नहीं समझा था। वो बेचैनी से लैपटॉप बंद करके अपनी जगह पे खड़ा हो गया था और फिर उसने मन में एक फ़ैसला करके हवेली की तरफ बढ़ चला। वो अंदर गया और वहाँ से बाइक की चाबी उठाई और फिर से उसकी नज़रों के आगे आराध्या की झलक दिखाई दी। वो गिरजा के साथ बात कर रही थी। उसके कदम एक बार फिर वहीं रुक गए थे। तभी शिवांश हॉल में आया था और नवधा ने उसे ज़रूरी सामान पकड़ाया और शिवांश ने सब तरफ नज़र घुमाकर उसे फ्लाइंग किस की। नवधा ने उसे आंखें दिखाई और गिरिजा की ओर आराध्या की ओर बढ़ गई। शिवांश भी बाहर की तरफ निकलने लगा, पर रुद्रांश को देख वो वहीं रुक गया और उसे देख उसके कंधे पे ढोल जमाते हुए बोला, कहाँ खो गए बरखुरदार? इतना ही ताक रहे हो तो जाकर बात कर लो। कहीं ऐसा ना हो ऐसे देखते देखते बुढ़ापा आ जाए और मुँह से एक लफ्ज़ भी ना निकली। शिवांश की ऐसी बात सुनकर उसने अपना सिर झटका और कहा, भैया पहले ही दिमाग पूरा घुमा हुआ है, ऊपर से आप ऐसी बात कह देते हो कि। और उसके बाद पलटते हुए उस पर वार किया। खैर मेरी छोड़ो और आप बताओ उसकी सिटिंग हुई या नहीं भाभी? आपकी सिटिंग हुई या नहीं भाभी सी? उन्हें देख के तो लग नहीं रहा कि वो आपसे नाराज़ है। शायद मेरा आइडिया काम कर गया है ना। अभी याद मत दिला तेरा आइडिया। वो तो आराध्या पे ज़्यादा भरोसा था, इसीलिए उसके तरीके से काम कर लिया। नहीं तो पता नहीं आज मैं भी तेरी सिर्फ चेहरा ताकता रहता जैसे तू अभी कर रहा है, और ऐसे तरीके बताएगा तो ज़िंदगी भर ऐसे ही चेहरा ताकना। रुद्रांश एक बार फिर आराध्या की तारीफ सुन उसके लिए सोचने लगा। तभी शिवांश ने उसे फिर से टोका, कहीं बाहर जा रहा है? बाइक किस लिए? शिवांश के कहने भी उसे याद आया वो किस काम से जा रहा था। वो धीरे से बोल पड़ा, केसी से मिलने जा रहा हूँ। उसे ऐसे अकेले कैसे उसके पास छोड़ सकता हूँ? मैं इतना स्वार्थी नहीं बन सकता भैया। आखिर मेरी उसके लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मेरे लिए यहाँ आई थी और मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया है। शिवांश ने सिर हिला लिया और एक ताना कसते हुए कहा, मज़े से ही होगी वो, उल्टा यहाँ से ज़्यादा खुश होगी वो। अगर सच्चा प्यार किया होता तो तुझे उस दिन ही छोड़ कर नहीं जाती, अपने हक के लिए लड़ती। तुझे पता है प्यार किसी को साबित नहीं करना पड़ता, सीधे आँखों में दिख जाता है जो उसकी आंखों में मुझे तो दिखता नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करती तो इस दिन की नौबत ही नहीं आती। आए उसी दिन अपने प्यार का दावा हक से कहते ना कि सब बातें हालात पे छोड़ देती, तो भी उसके हक के लिए खड़ा हो जाता और वो भी तेरे लिए सबके सामने लड़ती, ना कि किसी और को टारगेट कहती। खैर मेरी मानो तो उधर मत जाना, उससे थोड़ा बच के रहना। पर आगे तेरी मर्जी। वो तेरा सच्चा प्यार नहीं, बस एक छलावा है जिसमें एक बार बुरी तरह फंस गया तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शिवांश सोचने पे मजबूर हो गया कि इसी भी उसी एक तरीके रुद्रांश सोचने पे मजबूर हो गया कि इसी भी उसी एक तरह से ब्लैकमेल ही तो कर रही थी। उसके सामने ही थोड़ी दूरी पे आराध्या खड़ी थी जो किसी से बिल्कुल अलग थी, पर फिर किसी का ख्याल आती ही उसको एक नज़र देख वो शिवांश के साथ बाहर ही निकलने वाला था। तभी उसी विशेष की ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी और वो फिर से रुक कर पलट गया था। विशेष आराध्या के पास पीछे से आया और ज़ोर से आवाज़ निकाल कर उसे डरा दिया था, जिससे आराध्या उचक कर गिरने को आ गई थी। वो तो शुक्र था कि गिरिजा सामने थी, उसने उसे पकड़ लिया। बात इतनी बड़ी नहीं थी, पर न जाने क्यों रुद्र को गुस्सा चढ़ाया था। रुद्र का अगला फैसला क्या होगा,
क्या आराध्या और रुद्रांश के बीच प्यार का एहसास फिर से जोर पकड़ेगा? विशीष और आराध्या की दोस्ती रुद्रांश को किस कदम तक लेकर जाएगी, जानेंगे अगले चैप्टर में। आप लोगों को आज का चैप्टर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो या इस कहानी में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो आज के पार्ट में, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप लोग प्लीज़ जाने से पहले फ्रेंड्स कहानी को लाइक कर दें और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें फ्रेंड्स, ताकि जब भी कहानी का न्यू पार्ट अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए।